नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है प्रश्न नंबर 5 के लिए, और इसमें हमें कहा गया है कि जो ये F और ये E हैं, ये क्या है, ये E AB का मध्य बिंदु है और ये F CD का मध्य बिंदु है। इसके अलावा हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ये AF और ये EC है, ये क्या कर रहे हैं, इस विकर्ण BD को समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि ये इतना, ये और ये इतना और ये इतना, इनको हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सबसे पहले दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख लेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि जो इसमें E और F है, यानी कि E ये और ये F, ये क्या कर रहे हैं, AB और CD के मध्य बिंदु है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे E और F क्रमशः कौन कौन सी भुजाएं हैं, भुजा हमारा है एक तो AB और दूसरा है हमारा CD, इसके क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि इस तरह से E और F AB और CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा जो हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो इसमें AF और ये CE है, या फिर आप EC भी कह सकते हैं, कि जो AF और EC है ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे AF और EC विकर्ण किसको, BD को, विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस तरह से हमें जो सिद्ध करना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम करते हैं इसकी उत्पत्ति। यहाँ पर आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं या फिर प्रमाण भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका रीजन देंगे क्यों है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये पूरा चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमारा ये भुजा AB और ये CD ये क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए AB समांतर होगा CD के, और इसके अलावा AB और CD बराबर भी होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर CD है। दोनों का रीजन सेम हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसका रीजन देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर AB और CD यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए इनका आधा भी, यानी AB का आधा हम लेंगे ये AE, और यहाँ पर CD का आधा लेंगे हम ये CF। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आधा किसका, AB का बराबर होगा आधा किसके, CD के। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने AB और CD को दोनों तरफ यहाँ पर हमने आधे से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हाफ ऑफ AB, यानी कि AB का आधा और CD का आधा का मतलब क्या है कि यहाँ पर AB का आधा क्या होगा, ये AE होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम AE लिखेंगे। ये EB भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर AE लेंगे। ठीक है, तो AE AB का आधा हो गया बराबर आधा किसका, CD का, ये हम ये वाला लेंगे यहाँ पर CF। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CF। अब इस तरह से यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर कि अगर AE और CF यहाँ पे बराबर है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो AE होगा वो समांतर भी हो जाएगा CF के,
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी और ये सी डी ये समांतर हैं, इसलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ए बी और सी डी समांतर है, तो ये जो ए ई और ये सी एफ है ये इन्हीं दो भुजाओं के तो भाग हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर ए बी और ये सी डी ये पूरा अगर समांतर है तो इसके ये इतने हिस्से भी समांतर हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने यही लिखा है। अब इसका रीजन दे देंगे, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। तो इस तरह से ये यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ए ई और सी एफ यानी कि ये इतना इसके बराबर है और यहाँ पर ए ई समांतर है सी एफ यानी कि ये इतना इसके समांतर भी है, तो इसलिए हमारा ये जो चतुर्भुज है इस पे ध्यान दीजिए, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए ई सी एफ ये हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज है? ए ई सी एफ। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कि त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए पी बी, इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में क्या होगा हमारा? सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज है? ए पी बी। तो त्रिभुज ए पी बी में जो हमारा ये ई है ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे ई ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका रीजन दे देंगे दिया है। तो इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर ई ए बी का मध्य बिंदु है तो इस तरह से हमारा जो ये ई क्यू और ये ए पी ये भी क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। अब ये दोनों क्यों समांतर हो जाएंगे? क्योंकि ये देखिए ये इतना और ये इतना ये क्या है? हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? ये चतुर्भुज ए ई सी एफ के, और इस चतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो इसलिए इसके इतने हिस्से भी क्या हो जाएंगे? समांतर सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए ई क्यू समांतर है ए पी के। क्यों? इसका रीजन हम दे देते हैं, क्योंकि ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमारा ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर ई क्यू और यहाँ पर ए पी ये अगर समांतर हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जो क्यू होगा वो बी पी का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब ये मध्य बिंदु क्यों है? क्यों इस बीपी का? क्योंकि जैसा कि हमारे एनसीईआरटी बुक में एक प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा का जो मध्य बिंदु होता है उसको अगर बढ़ाने पर वो अगर दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो इसलिए ये हमारा जो है यहाँ पर इस बीपी को इस त्रिभुज की एक भुजा है और इसको ये समद्विभाजित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि क्यू इस बीपी का मध्य बिंदु हो गया। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर क्यू बीपी का मध्य बिंदु है तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जो ये बी क्यू होगा वो इस पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू इस बीपी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बी क्यू बराबर पी क्यू है। क्यों है? इसका हमने रीजन यहाँ पर बता दिया है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे? अब समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए आगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे सी क्यू डी, ये वाला त्रिभुज, इस पे ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज सी क्यू डी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारा? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज सी क्यू डी में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ये F है ये इस CD का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि F CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है कि एफ सी डी का मध्य बिंदु है, और ये क्यों है इसका रीजन देंगे क्योंकि ये हमें दिया गया है। ओके, इस तरह से ये है। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर अगर सी डी का एफ मध्य बिंदु है तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ये पी एफ यानी कि ये इतना, ये हमारा समांतर हो जाएगा इस क्यू सी के। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने इस पूरे को यानी कि ए ई सी एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, और समांतर चतुर्भुज के ये इतने ये हिस्से हैं, तो इसलिए हमारा ये पूरा अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके ये इतने हिस्से भी समांतर हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे कि पी एफ समांतर है क्यू सी के। अब इसका रीजन हम देंगे क्योंकि हमारा ए ई सी एफ समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर PF और QC हमारा समांतर है तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो P है वो इस DQ का यानी कि इस वाले भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही सेम प्रमेय हम यूज कर रहे हैं कि किसी भी एक त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है उसको बढ़ाए जाने पर अगर वो दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये DQ का मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा P। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि हमारा P जो है वो DQ का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे हमारा इस तरह से क्या निकल के आएगा कि अगर यहाँ पर P DQ का मध्य बिंदु है तो इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो ये PQ और ये DP ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये इतना हिस्सा इस इतने हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा जो DP है वो बराबर है PQ के, और इसको यहाँ से हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब देखें यहाँ पर कि हमारा ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमारा समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर ये 2 है हमारा। ठीक है। तो इस तरह से समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या होगा कि इस तरफ से यहाँ पर देखिए कि BQ बराबर PQ है और यहाँ पर DP बराबर PQ है। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से जो हमारा BQ है वो बराबर हो जाएगा PQ के और ये हमारा बराबर हो जाएगा DP के, यानी कि ये यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए PQ और PQ ये आपस में बराबर है इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ लिखा और DP को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इन तीनों को, ये इतना और ये इतना और ये इतना, इनको हमने यहाँ पर बराबर सिद्ध कर दिया है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा AF है और दूसरा कौन सा है हमारा EC, ये क्या है, ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और इस तरह से जो है हमारा ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 का हल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक और फिर इसके बाद बाकी के ये हमारा यहाँ तक। ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर प्रश्न का हल समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।